हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर, एग्जाम से रिलेटेड आने वाले कुछ महत्वपूर्ण हेल्थ प्रोग्राम्स। डेथ में हमने स्टडी किया मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम को लेकर। जिक्र किया था पंचवर्षीय योजनाओं का, कैसे स्टार्ट हुई, अभी क्या नाम है, सारे पॉइंट हमने विगत कक्षा में पढ़ लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिकों को मिलाकर ये क्लास रहने वाली है, जिसमें कम्युनिटी में जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चन आने लगे हैं, वो सारे टॉपिक मैं इस क्लास में कवर करने वाला हूं। और इसी के साथ में हमारी कम्युनिटी का दी एंड भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक से स्टार्ट करता हूं, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन से, और कंटिन्यू हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इसमें लेते चलेंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, यह सवाल आ जाता है, कोई पढ़ाता नहीं है, बहुत सारी जगह नहीं बताया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आता है वो 1 नंबर का होता है, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहेंगे। रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक, तो सबसे पहला देखिएगा बर्थ रजिस्ट्रेशन। जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, उसका जिक्र हम कर रहे हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन के बाद में डेथ रजिस्ट्रेशन का जिक्र हम करेंगे। बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, क्लियर है। बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन और स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन और मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन। चलिएगा इन चारों रजिस्ट्रों की बात करता हूं मैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन। ये 3 रजिस्ट्रेशन 21 दिन में संपन्न होने चाहिए, याद रखना। बर्थ रजिस्ट्रेशन 21 दिन, डेथ रजिस्ट्रेशन 21 दिन, स्टिल बर्थ का रजिस्ट्रेशन 21 दिन। वही सवाल मिले आपको, बताओ मैरिज रजिस्ट्रेशन 1 महीने में संपन्न होता है। यह तो ड्यूरेशन हो गई, यहां से सवाल आए आप कर पाएंगे। इसके अलावा पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो याद रखना है, बर्थ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। बर्थ रजिस्ट्रेशन की अगर आप बात करो कि इसे कौन इशू करता है, ये कहां होता है, तो इस बात का भी मैं आपके सामने हल निकालता हूं। अगर आप अर्बन क्षेत्र में हैं, बोले तो शहरी क्षेत्र में अगर आप आते हैं, तो यह इश्यू होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, इशूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कोऑपरेशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के द्वारा, म्युनिसिपल पार्टीज के द्वारा यह इश्यू होता है। वहीं अगर आप बात करो रूरल क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, याद रखना है ग्रामीण क्षेत्रों में म्युनिसिपल पार्टियां नहीं होती हैं, यहां ग्राम पंचायत और तालुका होता है। तो अगर आप विलेज लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज लेवल है, तो यह ग्राम पंचायत से भी इश्यू होता है। बोले तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत। और तालुका लेवल अगर आपका है तो फिर तालुका लेवल पर आपको तहसीलदार के द्वारा, तहसीलदार तालुका लेवल पर होता है, उसके द्वारा यह इश्यू होगा। विलेज में इसे आंगनवाड़ी, जो आप रिपोर्टिंग करते हो, याद रखना है विलेज लेवल पर इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है यह आंगनवाड़ी वर्कर करती है। रजिस्ट्रेशन बाय आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर। दिस इज अबाउट द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशंस। इन सब का जिक्र यहां हुआ है।
इनके बाद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप, लेकिन पेनल्टी देनी होगी। नॉर्मल 21 डेज और 1 मंथ मैरिज का है। और कौन कहाँ करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और तहसीलदार के द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन के बाद हम बात करते हैं और टॉपिक हमारा है वाटर प्यूरिफिकेशन को लेकर। यहां से भी सवाल एग्जाम में आते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल वही चीज यहां ध्यान रखें जो एग्जाम में सवाल बनते हैं और उन्हीं पॉइंटों को हम जिक्र करेंगे। वाटर प्यूरिफिकेशन, जल शोधन में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ एमसीक्यू यहां से डायरेक्टली बात करने वाला हूं मैं। क्वेश्चन आए, प्यूरिस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्यूरिस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जल का सबसे शुद्ध फॉर्म क्या है, सबसे शुद्ध पानी क्या होगा? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, रेन वाटर। रेन वाटर, वर्षा का जो जल है वह सबसे प्यूरिस्ट फॉर्म मानी गई है वाटर की। इसके अलावा अगर हम प्यूरिफिकेशन के मेथडों की बात करें, क्वेश्चन आए, बताओ सबसे चीपेस्ट मेथड। चीपेस्ट का मतलब समझते हैं भाई, सस्ता, सबसे सस्ता हो। नंबर सेकंड, घर पे हो, हाउस होल्ड मेथड, जिसको घर पे संपन्न कर सकते हो, हाउस होल्ड मेथड। एक वह मेथड जो इजी अवेलेबल हो, इजी मेथड, आसानी से हो जाए, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, इजी मेथड। 3 बातें बताई। सबसे चीफ मेथड, सस्ता हो, घर पे उपलब्ध हो, आसानी से कर सके, तो जवाब होगा बॉइलिंग। जवाब क्या होगा? बॉइलिंग, उबालना। वाटर को बॉईल करना एक सबसे अच्छा उत्तम तरीका है प्यूरिफिकेशन का घर पर। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि उबालना कितने समय तक चाहिए, तो बॉईल करना चाहिए एटलीस्ट 10 से 20 मिनट तक। बॉईल एटलीस्ट, ऐसा नहीं कि चढ़ाते उतार दिया, एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स, 10 से 20 मिनट तक उबाली आनी चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर। इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। क्वेश्चन मिले, बताओ इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है वाटर प्यूरिफिकेशन का? इफेक्टिव मेथड, यह बेस्ट मेथड नहीं था, घरेलू मेथड था वो। अब बात कर रहा हूं सबसे प्रभावी, इफेक्टिव मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। इफेक्टिव मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन का सबसे प्रभावी, सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है? जवाब होगा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, पानी को क्लोरीन के साथ में क्रिया करवाना क्लोरीनेशन ऑफ वाटर कहलाता है। यह सबसे प्रभावी है। इसी पर क्वेश्चन बात करते चलेंगे हम क्लोरीनेशन के बारे में ही। एक टैबलेट, याद रखना है, 1 टैबलेट बोले तो 0.20 ग्राम, 0.5 ग्राम, 20 नहीं 0.5 ग्राम। एक टैबलेट जो कि 0.5 ग्राम की है, यह सफिशिएंट है 20 लीटर के लिए। इज सफिशिएंट फॉर 20 लीटर वाटर। 20 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का कितना अमाउंट चाहिए? तो जवाब देंगे एक टैबलेट 0.5 ग्राम। देखो क्या क्या बात हम कर रहे हैं वाटर प्यूरिफिकेशन को लेकर, ध्यान दीजिएगा। वाटर प्यूरिफिकेशन में हमने बात किया, प्यूरिस्ट फॉर्म है वाटर की रेन वाटर। चीपेस्ट मेथड इसका है हाउस होल्ड मेथड, इसे इजी मेथड के नाम से जाना जाता है। सबसे इजीएस्ट मेथड की बात करें बॉइलिंग, बॉइल कितने तापमान पर करनी चाहिए? तो 10 से लेकर 20 तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, और कितने समय तक करनी चाहिए? 10 से लेकर 20 मिनट तक बॉइल करना इसे चाहिए, एटलीस्ट कम से कम माना गया है। अगर सवाल आता है कि बताओ वह मेथड कौन सा है, दिस मेथड के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? आपका जो
आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, उस प्यूरिफिकेशन के अंदर इफेक्टिव मेथड, तो आपका जवाब होगा क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। एक टैबलेट है, सवाल आया हुआ है, एक टैबलेट 0.5 ग्राम कितने लीटर के लिए सफिशिएंट है, तो जवाब होगा 20 लीटर के लिए सफिशिएंट होता है। चलिए और पॉइंट बात करते हैं यहीं पर। एक होता है ब्रेक पॉइंट, क्लोरिनेशन में ही पॉइंट आता है ब्रेक पॉइंट। क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहां पर क्लोरीन की डिमांड पूरी हो जाती हो वाटर में, उसे ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? ए पॉइंट एट विच, जिस पॉइंट पर, ए पॉइंट एट विच क्लोरीन डिमांड इज मीट ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज मीट, वह पॉइंट जहां पर वाटर की क्लोरीन डिमांड पूरी हो जाए वह ब्रेक पॉइंट कहलाता है। कौन सा पॉइंट? ब्रेक पॉइंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट किसमें करते हैं? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट क्लोरीन के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, इसमें हम चेक करते हैं, चेक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। क्या चेक करोगे? रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इन वाटर। वाटर में क्लोरीन का रेजिडुअल वॉल्यूम पता करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म होता है उसे ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्लोरीन काम कैसे करती है, तो उसका एक्शन भी देखिएगा, मैं बताता हूं उसका एक्शन। एक्शन ऑफ क्लोरीन एक रिएक्शन से समझिएगा। क्लोरीन जो होती है यह जल के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या बनाएगी? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहां पर आप देखिएगा H के दो अणु हैं, H और H। इसके अलावा क्लोरीन के दो अणु हैं, Cl इधर और H बीच में आ गया। तो यहां क्या बना है? जल से अभिक्रिया करने के बाद यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोले तो HCl जो स्टोमक में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करती है क्लोरीन जल के साथ मिलकर। ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो यहां काम आती हैं क्लोरीन और वाटर में। क्या क्या तुमने पढ़ा है? ब्रेक पॉइंट का मतलब जब क्लोरीन की डिमांड पूरी हो जाए वाटर में तो उसे ब्रेक पॉइंट बोल देंगे। जो टेस्ट परफॉर्म होता है क्लोरीन के लिए उसका नाम है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करते हैं। कैसे काम करेगी? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करके यह काम कर लेती है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, तो छोटा स्मॉल स्केल पर कर लिया क्लोरीन, तो अरे भाई हमें तो कुएं के पानी को साफ करना है। सवाल आया हुआ है कि टू क्लीन वॉल वाटर, वाल बोलते हैं कुएं को, टू क्लीन वॉल वाटर, कुएं के पानी को साफ करना है तो फिर क्या काम में लेना होगा? जवाब होगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या काम में लेते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। कुएं के पानी का शोधन करने के लिए क्या काम में लिया जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या काम में लोगे? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, इसका केमिकल नेम है CaCO2, केमिकल नेम है CaCOl2, ब्लीचिंग पाउडर। यह जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका अमाउंट का जिक्र भी है, कितना अमाउंट काम में लेना है ध्यान दीजिएगा। तो 6.8 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर आप काम में ले सकते हैं 1000 लीटर के लिए। ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है फॉर 1000 लीटर वाटर। 1000 लीटर पानी को शोधित करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का अमाउंट ले रहे हैं 6.8 ग्राम।
यह कुएं के पानी का शोधन हो गया। अब लास्ट एमसीक्यू यहां से, अगर इमरजेंसी में आपको वाटर प्यूरिफिकेशन करना है, इमरजेंसी वाटर प्यूरिफिकेशन, तो आयोडीन काम आती है। वाटर प्यूरिफिकेशन, जल्दी से वाटर प्यूरिफिकेशन करना है इमरजेंसी में तो यूज करना होगा आयोडीन को। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द वाटर प्यूरिफिकेशन। इससे बाहर सवाल जाने की कतई कोई संभावना नहीं है। 2 पॉइंटों की बात की, रजिस्ट्रेशन का लेकर, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाते हैं, इसको पॉइंट हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन पे था। यहां पर आने वाले सारे एमसीक्यू हमने डिस्कस किए, क्लोरीन वाला चैप्टर, बॉइलिंग वाला चैप्टर, और वाल को यानी कि आपका जो कुआं होता है उसके पानी को साफ करने के लिए काम आने वाला ब्लीचिंग पाउडर। और इमरजेंसी में क्या काम लेंगे, तो जवाब होगा इमरजेंसी में हम काम में लेते हैं आपका आयोडीन। क्लियर है। अब बात करते हैं तीसरे छोटे टॉपिक पर हम चलते हैं, उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ में हम बात करेंगे डायरेक्टर्स ऑफ एम्स। यह सवाल भी एग्जाम में बहुत बार आता है, याद रखना। स्पेशली एम्स के एग्जाम जो भी होते हैं वहां पर इमेज उसके डायरेक्टर की और उसका नाम अक्सर पूछा जाता है। तो कुछ कॉमन नेम मैं आपको बता रहा हूं जो एम्स के डायरेक्टरों के हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्टर्स के नेम में। सबसे पहले है भोपाल एम्स। भोपाल एम्स जो है उसके डायरेक्टर, वर्तमान की बात करें, परिवर्तित हो सकता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, जब भी आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले आप एक बार गूगल सर्च करके जरूर देखें। बाय द वे कई बार चेंज हो जाते हैं ये समय समय पर, तो रिसेंटली वर्तमान में जो डायरेक्टर उसका नाम जरूर याद रखें और इमेज भी देख के जाएं, क्योंकि सुंदर पिचाई की इमेज और रणदीप गुलारिया की इमेज आ चुकी है एग्जाम में 2-3 बार। तो आप दोनों को याद रखें, जब भी कोई डायरेक्टर बना है तो उसका नाम और उसकी इमेज आपके माइंड में रहनी चाहिए, स्पेशली उस एम्स में जब जिस एम्स का एग्जाम आप देने जा रहे हैं। भोपाल एम्स की बात करूं तो यहां अभी डायरेक्टर है सरमन सिंह, नाम याद रखना है सरमन सिंह। दिल्ली एम्स बहुत चर्चित है, इसके नाम है रणदीप गुलारिया, बहुत दिनों से यही है डॉक्टर रणदीप गुलारिया। आपने बहुत सारे इनकी इमेजेस देखी होंगी, जब रिसेंटली जो 2020 का कोरोना काल था बहुत बार उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। तो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर का नाम है रणदीप गुलारिया, भोपाल एम्स के डायरेक्टर का नाम है संवन सिंह। जोधपुर एम्स में है संजीव मिश्रा। जोधपुर एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है संजीव मिश्रा। क्या नाम है? संजीव मिश्रा। वहीं ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर का नाम है रविकांत। 4 मैंने बताए। सबसे पहले मैंने बताया भोपाल सरमन सिंह, दिल्ली एम्स रणदीप गुलारिया, जोधपुर एम्स संजीव मिश्रा, ऋषिकेश एम्स रविकांत। बठिंडा एम्स अभी रिसेंटली आए, बठिंडा एम्स में दिनेश कुमार सिंह, डीके सिंह, पहले रिम्स इंफाल में थे, अभी न्यू अपॉइंटेड हुए हैं एम्स बठिंडा के अंदर और नाम है दिनेश कुमार सिंह। इसके अलावा भुवनेश्वर एम्स बहुत दिनों से यही मैडम है गीतांजलि बैथमा बेन। गीतांजलि बैथमा बेन इज अ डायरेक्टर ऑफ एम्स भुवनेश्वर। इसके अलावा एम्स रायपुर नितिन एम नागरकर, एम्स रायपुर के डायरेक्टर का नाम है नितिन एम नागरकर। एम्स पटना, इनके डायरेक्टर का नाम है प्रभात कुमार सिंह, प्रभात कुमार सिंह। क्लियर है? बठिंडा दिनेश कुमार सिंह, भुवनेश्वर एम्स गीतांजलि मैडम, रायपुर नितिन एम नागरकर, पटना प्रभात कुमार सिंह। क्लियर है? ये कुछ कॉमन एम्स जिनके डायरेक्टर, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। फिर बोल रहा हूं एग्जाम से पहले एक बार क्विक रिव्यू जरूर करें, इमेज भी देख के जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यह अभी रिसेंटली यहां से सवाल आने लगे हैं, 2-3 एग्जाम मैंने देखी है जहां सवाल मिले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 गोल हैं। इस पर एक सवाल पीजीआई के अंदर आ चुका है पब्लिक हेल्थ नर्स में, और इसके अलावा आपका एग्जाम दिल्ली एम्स जो कंबाइंड एग्जाम था वहां पर इस पे सवाल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। क्या है ये, किसने शुरू किए, कब तक किए, क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, नाम है
सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। पहली बात नंबर सेकंड, किसने स्टार्ट की? तो याद रखना है स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें शुरू किया और कब किया? 2015 में। यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 2015 में। चलिएगा, इन 2015 वाले जो टारगेट है वो क्या रखा है? तो इनको अचीव करना है, जो गोल दिए जा रहे हैं उनको अचीव करना है टिल 2030 तक। मतलब उद्देश्य रखा गया है 2030, 15 साल का समय दिया है जिनमें इन गोलों को अचीव करना है। टोटल गोल कितने हैं और टोटल टारगेट कितने हैं, यह याद रखना है। जहां पर सवाल आ चुका है एग्जाम में कि टोटल कितने गोल हैं, पीजीआई का सवाल है ये, पीजीआई पब्लिक हेल्थ नर्स 2019। टोटल है 17। टोटल गोल कितने हैं? 17 गोल हैं। दूसरा, टोटल टारगेट कितने हैं? तो 169 टारगेट रखे हैं। टारगेट हैं 169 और गोल है 17। अब यहां पर जो सवाल बनता है वो क्या बना है? दूसरा एम्स का सवाल कि इन 17 गोलों में से वह गोल जो हेल्थ के लिए जिम्मेदार है, तो याद रखना है गोल नंबर 3। बस यही याद रखना, सबको याद रखने की कतई आवश्यकता नहीं है। गोल नंबर 3, तीसरे नंबर का जो गोल है वह हेल्थ से रिलेटेड है। यह हेल्थ एंड वेलबींग को शो करता है। हेल्थ एंड वेलबींग के लिए कौन से नंबर का गोल है? तो जवाब होगा तीसरे नंबर का गोल। क्या क्या बातें की? नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किसने शुरू किया? यूनाइटेड नेशंस ने। कब प्रारंभ किया? 2015 में। टारगेट कब तक रखा? 2030 तक। कितने गोल हैं? 17। टारगेट कितने हैं? 169। हेल्थ से रिलेटेड कौन सा गोल है? गोल नंबर 3 हेल्थ से रिलेटेड है। 2 एमसीक्यू आ चुके हैं। टोटल गोल कितने? 17। और हेल्थ से रिलेटेड गोल कौन सा है? तीसरे नंबर का। चलिए सबकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूं टोटल गोल्स की। याद रखना इति आवश्यक नहीं है, एक गोल को छोड़कर जो जरूरी है, और वह गोल कौन सा है? गोल नंबर 3, यानी कि हेल्थ वेलबींग से रिलेटेड है गोल नंबर 3, जिस पर एग्जाम में सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं और आ भी चुका है। पहला गोल है एंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी खत्म करना। दूसरा है एंड ऑफ हंगर, भूखमरी खत्म करना। तीसरा है वेलबींग, हेल्थ वेलबींग से रिलेटेड तीसरा गोल रखा गया है। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, उचित अच्छी शिक्षा, चौथा गोल है। पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, मतलब लड़का लड़की में मतभेद नहीं होना चाहिए। छठा है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, स्वच्छ पानी स्वच्छ सैनिटेशन के बारे में है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, जो आपको एनर्जी मिल रही है वो अफोर्डेबल हो, बहुत कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डिसेंट वर्क फॉर ऑल, सभी के लिए उचित कार्य होना चाहिए। टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट ऑल, जो टेक्निक चल रही है सबको फायदे देने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट में रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है वह खत्म होनी चाहिए। असमानता, जो समानता है वह होनी चाहिए, असमानताएं खत्म होनी चाहिए, मतभेद खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट है 11वें नंबर का गोल सेफ सिटीज एंड कम्युनिटीज, जो शहर हैं समुदाय हैं वो सेफ होने चाहिए, किसी प्रकार का क्राइम वहां नहीं हो। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन फॉर ऑल, आपके लिए जो कंजप्शन है वह अच्छा होना चाहिए। गोल नंबर 13 स्टॉप क्लाइमेट चेंजेस, जो वातावरण में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, अचानक बहुत तेज गर्मी, अचानक बहुत तेज पॉल्यूशन, जो फ्लडिंग, ये सारा खत्म होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट अच्छा रहे। इसके अलावा 14वें नंबर का है प्रोटेक्ट द ओशियन, ओशियन बोलते हैं हम जो आपका समुद्र है उनसे प्रोटेक्शन, बचाव, ऐसा नहीं कि वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, सुनामीज आ रही है, उनसे रक्षा हो। 15वें टेक केयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की केयर करना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा जो आपका जंगल है उनकी कटाई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा लिव इन पीस,
शांतिपूर्ण जीवन होना चाहिए। और सबसे लास्ट है मैकेनिज्म एंड पार्टनरशिप टू रीच द गोल्स, सभी लोगों का साथ हो ताकि इन गोलों को हम अचीव करके रखें। ये टोटल 17 गोल्स की लिस्ट है। नाम याद रखना केवल कि 17 होते हैं, तीसरा ही याद रखना है, हेल्थ से रिलेटेड तीसरे नंबर का आता है। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। 17 गोल, 169 टारगेट यूनाइटेड नेशन ने 15 में दिया, 30 तक अचीव करना है। इनमें हेल्थ से रिलेटेड हमारा तीसरे नंबर का आता है। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा उसके बाद बात करते हैं हमारी थीम्स को लेकर। देखो हेल्थ की थीम्स आती हैं, नर्सेस की थीम आती है। दो थीम कॉमनली देखी जाती हैं। एक थीम हर साल आती है, एवरी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल का मतलब आप जानते ही होंगे यह दिन किस रूप में बनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। किस रूप में बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन WHO थीम देता है। कौन देता है ये थीम? याद रखना है, बाय WHO। किसके द्वारा दी जाती है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा 7 अप्रैल को एक थीम दी जाती है जिसे हम बोलते हैं हेल्थ डे थीम। हेल्थ डे थीम या हेल्थ थीम। जो हेल्थ थीम है यह WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हर साल दी जाती है। हर साल दी जाती है। हर साल 7 अप्रैल को नई थीम मिलेगी और वो है क्वेश्चन बनता है उस साल का एग्जाम में। इसके अलावा एक थीम आती है हर साल 12 मई को। 12 मई को क्या था? 12 मई को क्या था? आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसके उपलक्ष्य में नर्सेस डे सेलिब्रेट होता है। तो याद रखना है इस दिन भी एवरी 12 मई, 12 मई को आप दोगे नर्सेस डे थीम। नर्सेस डे थीम। यह थीम कौन देता है? तो जवाब होगा ICN। किसके द्वारा आती है? ICN के द्वारा। ICN बोले तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज। ICN, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज। तो कहने का मतलब 2 थीम होती हैं जो हर साल आती हैं, एक 12 मई को और एक 7 अप्रैल को। जो 12 मई को आती है वह नर्सेज डे की थीम है और जो 12 मई को आती है वो नर्सेज डे की, और जो 7 अप्रैल को आती है वो हेल्थ डे की। हेल्थ डे वाली WHO देता है और नर्सेज वाली ICN देता है। ऐसे तो बहुत सारी थीम हो गई, हर साल आ रही है, सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट की 4 से 5 याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो लास्ट जो साल चल रहा है उसकी और लास्ट साल की, लेकिन फिर भी एग्जामिनर के हिसाब से आप लास्ट की 5 या 4 याद रख सकते हैं। आपके सामने हेल्थ डे की थीम मैंने रखी है जो 7 अप्रैल को आती है, WHO देता है। ये 5 थीम देख लो आप लास्ट की। 2020 में नर्सेज पर ही थीम आई थी, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ इज द थीम ऑफ हेल्थ डे 2020। 2020 की हेल्थ डे की थीम क्या है? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ है। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ द थीम ऑफ हेल्थ डे 2020। 2020 की हेल्थ डे की थीम है ये, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। 2019 की थीम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। 18 और 19 में कोई बदलाव नहीं था। 18 की थीम जो थी एज इट इज 2019 में रखी गई थी, WHO के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो 20 की तो है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ, 18 और 19 दोनों सालों की है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। 17 की है डिप्रेशन लेट्स टॉक। डिप्रेशन पर बात करो, डिप्रेशन लेट्स टॉक। 2016 की थीम है हेल्थ द राइज बीट द डायबिटीज, यानी 16 में डायबिटीज, 17 में डिप्रेशन, 18 और 19 में सबके लिए समान हेल्थ सुविधाएं
और 20 में नर्सेस को सपोर्ट करना, मिडवाइफ को सपोर्ट करना। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। 17 डिप्रेशन लेट्स टॉक। 16 हेल्थ राइज बीट द डायबिटीज। हेल्थ डे की थीम की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सेज डे की थीम। नर्सेज ने भी जो थीम दी है उनकी बात कर लो। नर्सेज डे की जो थीम्स हैं, ये थीम्स भी लास्ट 4 थीम आपके सामने मैंने रखी है जो 12 मई को आती हैं। ICN जिन्हें देता है। पहली है नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। दिस इज द थीम ऑफ 2020। 2020 की थीम है नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 2019 की थी हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। 18 की थीम थी नर्सेज ए वॉइस टू लीड हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट, हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट, हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट। 17 की है नर्सेज ए वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनका जिक्र कर चुका हूं। 17 गोल क्लियर है। तो नर्सेज डे की थीम्स देखिएगा। 2020 की क्या है, नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 19 की हेल्थ फॉर ऑल। 2018 की नर्सेज ए वॉइस टू लीड हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट। 17 की नर्सेज ए वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ध्यान से देख लीजिएगा इन थीम्स को जो आपके सामने रखी हुई है। क्लियर है। इन थीम्स के बाद हम बात करने वाले हैं आपकी एजेंसियों को लेकर और एग्रीडेशन बॉडीज को लेकर हम बात करेंगे। क्लियर है। तो चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं एग्रीडेशन बॉडीज को लेकर। मान्यता देने वाली बॉडीज, एग्रीडेशन बॉडीज। देखो इनमें पर्टिकुलर कुछ के नाम मैं आपको बताता हूं जहां पर सवाल मिलता है। पहला है ICN, जिसका नाम आ भी चुका है। ICN इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज। मैं इनका नाम बताऊंगा, हेडक्वार्टर बताऊंगा और कहां कब आई थी ये बताऊंगा। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज नाम हो गया ICN का। हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां पर WHO का है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कौन से सन में आई थी, तो जवाब होगा ICN का 1899 में आई थी। 1899 में आया ICN, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज। कब आया, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज 1899 में आया था। इसका हेड क्वार्टर कहां है, जवाब देंगे हेड क्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिएगा उसके बाद आती है TNAI। TNAI दूसरी एजेंसी का नाम है बॉडीज में। TNAI ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। डिग्री करने के बाद, पास होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है इसमें। ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहां है, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। और सन था इसका 1908 में आई थी ये। दूसरी है ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में है, 1908 में आई थी। तीसरी है SNA, SNA स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। ये विद्यार्थियों के लिए डिग्री करते समय, BSc नर्सिंग करते समय रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन,
स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। क्लियर है। अभी राजस्थान में टीएनआई के प्रेसिडेंट जो है वह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रधानाचार्य जी डॉक्टर जोगिंदर शर्मा इस समय प्रेसिडेंट हैं किसके, आपके टीएनआई के, टीएनएआई के वर्तमान प्रेसिडेंट 2020 के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जोगिंदर शर्मा, जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीकॉन जयपुर एसएमएस के प्रिंसिपल हैं। एसएनए स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वर्तमान में जो है वह है शशिकांत शर्मा, जो कि आरयूएचएस के अंदर इस समय आपके जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद है वहां पर है, तो वह इस समय स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। यह जो है इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है, स्टूडेंट का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। कहां पर है, न्यू दिल्ली। और यह सन 1929 में आया था। कब आया था, 1929 में। क्लियर है। 2 टीएनआई ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात हमने की, उसके अलावा आपका ट्रेंड नर्स एसोसिएशन इंडिया, उसके बाद में आपका आता है एसएनए, न्यू दिल्ली में है और 1929 में आई थी। उसके बाद आता है यूनेस्को, क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। यूनेस्को, यूनेस्को फुल फॉर्म पर देखो, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब आया, 1945 में। 1945 में। हेड क्वार्टर कहां है, पेरिस में है, फ्रांस। ये सीएचओ में क्वेश्चन आया हुआ है, पेरिस फ्रांस में, फ्रांस में है, पेरिस में हेडक्वार्टर यूनेस्को का। क्वेश्चन आया हुआ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है, एमपी सीएचओ में सवाल आया था, तो जवाब होगा पेरिस में। हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस में। उसके बाद में एक एग्रीडेशन बॉडी है, उसका नाम है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आईसीएन अलग है, आईएनसी अलग है। इसे बोलते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है डॉक्टरों का, एमसीआई करता है, तो नर्सिंग वालों का करता है आईएनसी। स्टेट में होती है स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जैसे राजस्थान में आरएनसी, बिहार में बीएनसी, वैसे ही यहां पर होती है आपका। और ऑल सभी के लिए जो इंडियन लेवल पर है वह है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। हेडक्वार्टर भाई इसका भी दिल्ली में ही है, सारे न्यू दिल्ली में बसे हुए हैं। और इसका तो आपका जो डायरेक्टर है उसका नाम भी याद रखना, टी दिलीप कुमार है। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, डायरेक्टर है टी दिलीप कुमार, टी दिलीप कुमार, टी दिलीप कुमार, टी दिलीप कुमार। और यह आई थी 1947 में, 1947 में आई थी। क्लियर है। तो यहां पर मैंने आपको पर्टिकुलर आने वाली सारी एजेंसी का नाम बता दिया है जो एग्जाम में सवाल बना सकती हैं, जैसे आईएनसी क्या है, टीएनआई क्या है, एसएनए क्या है, कब आई थी और इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है। चलिएगा, इसके बाद बात करते हैं एजेंसी को लेकर। जैसे WHO, यूनिसेफ, ये एजेंसियां होती हैं। तो एजेंसियों में 2 प्रकार की एजेंसियां हैं, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल। सबसे पहले बात करता हूं मल्टीलेटरल एजेंसी को लेकर। कौन सी एजेंसी, मल्टीलेटरल एजेंसीज। 2 या 2 से ज्यादा राष्ट्रों के बीच में जो होती है उसे बोलते हैं मल्टीलेटरल एजेंसीज, बिटवीन 2 और मोर नेशंस। 2 या 2 से ज्यादा राष्ट्र, देशों के बीच में, बिटवीन 2 और मोर नेशंस। 2 या 2 से ज्यादा राष्ट्रों के बीच में जो एजेंसियां होती हैं मल्टीलेटरल एजेंसियां कहलाती हैं। कौन कौन सी एजेंसी हैं, सबसे पहले नाम देखिएगा, मैं सन के हिसाब से बताऊंगा। ILO,
इनमें क्या क्या बात करेंगे, नाम बताऊंगा, हेडक्वार्टर बताऊंगा, सन बताऊंगा, बस 3 चीजें। WHO और यूनिसेफ में कुछ और बता दूंगा। ILO में है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पहली मल्टीलेटरल एजेंसी है यह, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां WHO का है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यह आई थी 1919 में। कौन से सन में आई थी? 1919 में आई थी। क्लियर। दूसरी देखिएगा, सेकंड, वर्ल्ड बैंक, गरीब राष्ट्रों को पैसा देने के लिए आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक था, यह आया था 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। कहां है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। तीसरी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी एजेंसी का नाम है FAO, बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यह आया था सन 1945 में, FAO, और इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। कहां है? रोम इटली में। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बाद में D नंबर पर यूनिसेफ। D नंबर पर है, इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ। यूनिसेफ, यूनिसेफ फुल फॉर्म पर सवाल आया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, यह 1945 में आया था। कब आया था? तो जवाब देंगे 1945 में। कब? 1945 में आया था। 1945 में नहीं आया था। 1945 में आया था आपका क्या? FAO। यह 1946 में आया था, 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। जिनके भी नाम से पहले UN लगा है, लगभग उनका सबका कहाँ होता है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड राष्ट्रों का सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर जो मिलता है वह न्यूयॉर्क ही है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद आता है WHO, D के बाद में E, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज और बतानी है इसके बारे में, यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का एक फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, गोबी ट्रिपल एफ, याद रखना, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन ऑफ यूनिसेफ, इसके फंक्शन आते हैं तो याद रखना, गोबी ट्रिपल एफ, गोबी ट्रिपल एफ, ये फंक्शन है इसका, गोबी ट्रिपल एफ। अब गोबी ट्रिपल एफ का मतलब भी बता देता हूं। गोबी ट्रिपल एफ से क्या समझेंगे आप? G बराबर ग्रोथ मॉनिटर, ग्रोथ मॉनिटर। O बराबर ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल
रिहाइड्रेशन, बी बराबर ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट देखिएगा आप, आपका आता है आई, इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण भी होता है यहां। एफ, फैमिली प्लानिंग, कंडोम वितरण होता है, फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट एफ, भोजन सप्लीमेंटेशन, फूड सप्लीमेंटेशन। और लास्ट एफ, फीमेल शिक्षा, फीमेल एजुकेशन। ये सब गोबी ट्रिपल एफ के नाम से जाना जाता है। गोबी ट्रिपल एफ इज अ फंक्शन ऑफ यूनिसेफ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गोबी ट्रिपल एफ, आप मत बोलने लग जाना गोबी ट्रिपल एफ का मतलब गोभी की सब्जी। क्लियर है? तो गोबी ट्रिपल एफ का मतलब क्या है यहां पर? यूनिसेफ के फंक्शन। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। ई नंबर पर आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यह आया था 7 अप्रैल 1948 को। जो सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में, यह दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड क्वार्टर क्या है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर होता है। WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आती है आपकी UNFPA, 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 UNDP, UNDP और UNFPA। ध्यान दीजिएगा UNDP। नेक्स्ट है आपका UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यह आया था 1965 में। कब आया था? 1965 में। उसके बाद लास्ट मल्टीलेटरल एजेंसी है UNDP, UNFPA। UNDP के बाद है UNFPA, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। सबका नाम याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, पॉपुलेशन एक्टिविटी, फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। इसमें ध्यान दीजिएगा यह आया था 1969 में। और यहाँ से एक MCQ आया हुआ है एग्जाम में। MCQ पूछा गया था कि जो पुरुष नसबंदी होती है NSV, नॉन स्कैल्पल वासेक्टोमी, उसका पैसा कौन देता है? तो यही UNFP देता है। तो याद रखना है यह पैसा देता है प्रोवाइड फंड फॉर NSV। पढ़ाया मेरे द्वारा आपको NSV,
बिना चीरा फाड़े के पुरुष नसबंदी, एनएसवी, नॉन स्कैल्पल वाशक्टोमी, यह जो एनएसवी है इसका फंड कौन देता है? जवाब होगा यूएनएफपीए। मैंने आपके सामने सारी की सारी मल्टीलेटरल एजेंसी की लिस्ट डाली है, आप वन बाई वन एक बार देखिएगा। आप बात कर रहे हैं हेल्थ एजेंसीज के बारे में। हेल्थ एजेंसीज में हमने बात किया मल्टीलेटरल एजेंसी, दो या दो से ज्यादा राष्ट्रों के बीच में जो एजेंसियां होती हैं मल्टीलेटरल एजेंसियां कहलाती हैं। सबसे पहली है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में आई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है। दूसरी, गरीब राष्ट्रों को पैसा देने के लिए एक बैंक बना है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, 1944 में बना था, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, तीसरी एजेंसी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में आई थी, हेडक्वार्टर है रोम इटली में। नेक्स्ट है यूनिसेफ, फुल फॉर्म पर सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना है। इसका जो आपका फुल फॉर्म है यूनिसेफ की वह है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एक और एमसीक्यू यहां से बनता है, गोबी ट्रिपल एफ का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ यूनिसेफ को एक निमोनिक से दर्शाया गया है, बनाया हुआ नहीं है, ये ऐसा का ऐसा दिया गया है, गोबी ट्रिपल एफ। इसका मतलब समझाया है, जी बोले तो ग्रोथ मॉनिटर, ओ बोले तो ओरल रिहाइड्रेशन, बी बोले तो ब्रेस्ट फीडिंग, आई बोले तो इम्यूनाइजेशन, एफ बोले तो फैमिली प्लानिंग, एफ बोले तो फूड सप्लीमेंटेशन और एफ बोले तो फीमेल एजुकेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में संगठित हुआ। सेलिब्रेट होता है यह दिन वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाया जाता है इसी WHO की एनिवर्सरी के रूप में। हेडक्वार्टर कहां है WHO का? याद रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद दो एजेंसी और हैं, UNDP और UNFPA। इन दोनों का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही होता है, याद रखना, दोनों का हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क में। आपकी UNFPA और UNDP, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। क्लियर है? इसके बाद दूसरी एजेंसी की बात करते हैं, और दूसरी एजेंसी है बाइलेटरल एजेंसीज। बाइलेटरल एजेंसी, बाइलेटरल एजेंसी वे एजेंसियां जो कि विद इन ए नेशन होती हैं, एक राष्ट्र के अंदर ही जो होती हैं उन्हें बोलते हैं बाइलेटरल एजेंसीज। बाइलेटर का मतलब दो राष्ट्र नहीं है, विद इन ए नेशन, एक राष्ट्र के अंदर होने वाली एजेंसियों को बोलते हैं बाइलेटरल एजेंसियां। अब बाइलेटरल एजेंसियों में सबसे पहला एजेंसी है कोलंबो प्लान, याद रखना है, कोलंबो प्लान। कोलंबो प्लान 1950 में आया था कोलंबो प्लान। सवाल आता है एग्जाम में, दिल्ली एम्स किस प्लान के तहत खुला हुआ है? कोलंबो प्लान, याद रखना है। दिल्ली एम्स, कौन सा एम्स? दिल्ली एम्स स्टार्टेड, दिल्ली एम्स इसी प्लान के तहत खुला हुआ है। अगर क्वेश्चन आप एग्जाम दे रहे हैं दिल्ली एम्स का, उसके डायरेक्टर का नाम रणदीप गुलारिया, उसकी फोटो और कोलंबो प्लान जरूर याद रखें, सवाल आने की संभावना रहती है। इसके अलावा दूसरा है आपकी एजेंसी जिसमें आते डिंडा, डेनिडा और सीधा, डेनिडा और सीधा। आपकी एजेंसी है दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी और स्वदेश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इन दोनों एजेंसियों के बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं। दानिश इंटरनेशनल, दानिश इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी। यह एजेंसी जो आपकी है यह 1962 में आई थी, और सीधा है
स्वदेश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी 95 में आई थी। स्वदेश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी यह एजेंसी आई थी 1995 में। इनके बारे में एक सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की एग्जाम में पूछा जा चुका है 2017 की एग्जाम में। सवाल क्या था? सवाल था बताओ कौन सी एजेंसी है जो ब्लाइंडनेस को सपोर्ट करती है? किसको? ब्लाइंडनेस को। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था ट्राकोमा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तब मैंने डिस्कस किया था इस पॉइंट को कि उसके लिए जो ब्लाइंडनेस प्रोग्राम आया था 76 में 1976 में, उसे सपोर्ट करने के लिए जो एजेंसी होती है उसका नाम है डिंडा। एक तरीका भी बताया था याद करने का कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो डंडे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए याद रखना है डिंडा। डनिडा जो है उसको डिंडा से याद रखना है, और ब्लाइंडनेस यानी अंधा, यानी अंधे के लिए डंडा। और सीधा जो होता है यह सपोर्ट करता है टीबी वाली के लिए, तो याद रखना है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को। ये दोनों एग्जाम के MCQ हैं। सीधा सपोर्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम को और डिंडा सपोर्ट करता है ब्लाइंडनेस प्रोग्राम को। ये सारी की सारी एजेंसियां खत्म होती हैं इसी के साथ में। बोले तो मल्टीलेटरल एजेंसियां और बाइलेटरल एजेंसियां, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये कुछ वे पॉइंट हैं जो एग्जामिनर जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बनाने की संभावनाएं यहां होती हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और न्यू हेल्थ पॉलिसी से, न्यू हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी। इस हेल्थ पॉलिसी में से दो सवाल हैं, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। वह एग्जाम जो ऋषिकेश एम्स में हुआ था, एक भी नर्सिंग कर्मी पास नहीं, वह एग्जाम, इसमें दो सवाल यहां से आए थे। सवाल था पहला, ध्यान दीजिएगा, कि न्यू हेल्थ पॉलिसी के तहत GDP को कितना बढ़ाना चाहिए। तो याद रखना है यहां से GDP आपकी 1.4% से बढ़ाकर ले जाना है 2.5% तक। नई हेल्थ पॉलिसी बोल रही है कि आपकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले तो GDP 1.4% से कहां जानी चाहिए? 2.5% तक। दूसरा MCQ यहीं से लिया गया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर, औसत जीवन काल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी औसत जीवन काल 67.5 साल से बढ़ाकर ले जाना है कितने साल? 70 साल तक। यह दूसरा पॉइंट था जो न्यू हेल्थ पॉलिसी में क्वेश्चन के रूप में आता है। GDP को कितना बढ़ाना है? 2.5 तक। कहां से लेके जाना है? 1.4 से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कितना बढ़ाना है? 70 साल तक। हर व्यक्ति का औसत जीवन काल 70 साल करना चाह रहे हैं। कितने से बढ़ाना है? 67.5 साल से बढ़ाना है। आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, लेट्स सी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आपका रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, बोले तो बर्थ रजिस्ट्रेशन। यहां से बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन। 21 दिन है, मैरिज का 1 महीना है। रूरल में कौन करता है और अर्बन में कौन करता है? शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत और तालुका लेवल पर तहसीलदार के लिए संपन्न होता है। फिर वाटर प्यूरिफिकेशन के सवाल डिस्कस किए। प्यूरिस्ट फॉर्म ऑफ जल क्या है? घर पे जल को साफ करने का तरीका क्या है? बॉइलिंग। सबसे बेस्ट मेथड है क्लोरीन। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। कुएं के पानी को साफ करने के लिए काम में लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फिर सभी एम्स के डायरेक्टरों के नाम हमने डिस्कस किए। पुनः निवेदन कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम को जाने से पहले, स्पेशली एम्स का एग्जाम हो, तो एम्स के डायरेक्टरों को एक बार जरूर देख के जाएं। गूगल सर्च करें, हो सकता है एग्जाम से पहले चेंज हुआ हो, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर है? तो इनकी इमेज और इनका नाम जरूर देखें। वर्तमान में जो नाम है वो आपके सामने रख दिए गए हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहां से भी लेटेस्ट क्वेश्चन आने लगे हैं। टोटल 17 गोल हैं और तीसरे नंबर वाला गोल हेल्थ से रिलेटेड है। सबकी लिस्ट भी मैंने बताई। इसके बाद थीम्स, हर साल में 2 थीम आती हैं। 7 अप्रैल को हेल्थ डे की थीम और 12 मई को नर्सेज डे की थीम। लास्ट 5 थीम मैंने आपको बताई हैं जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमने बात की कुछ एग्रीडेशन बॉडीज के बारे में। यहां से भी सवाल टपक जाता है बहुत बार। ICN, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूनिस्को, INC, इनके हेडक्वार्टर कहां हैं, कब संगठित हुई थी, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हमने बात किया एजेंसियों को लेकर। मल्टीलेटरल एजेंसीज और बाइलेटरल एजेंसीज की पूरी लिस्ट मैंने बताई। ILO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, WHO, इसके अलावा UNDP, UNFPA। इसके अलावा बाइलेटरल एजेंसी में कोलंबो प्लान, आपका डिंडा और सीधा। और फाइनली लास्ट हमने बात की न्यू हेल्थ पॉलिसी में जो बदलाव हुए हैं, GDP को बढ़ाने पर फोकस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने पर फोकस। इसी के साथ यह क्लास खत्म होती है। और मैं कहूं कम्युनिटी में वे सारे पॉइंट जो एग्जाम में आने लायक हो सकते हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं, चाहे वो एग्जाम किसी भी लेवल का हो। इसी से कंप्लीट सिलेबस ऑफ कम्युनिटी क्लियर है। तो हमारी इस यात्रा को हम खत्म करते हैं कुछ लाइंस के साथ में। याद रखना है जो पढ़ाया गया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एनी एग्जामिनेशंस। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। थैंक यू। आज क्लास में इतना ही।